चौधरी रब नवाज की अजीम अलशान हवेली गांव से जरा हटकर थी। चौधरी रब नवाज ने अपनी वसी व अरीज हवेली गांव से हटकर इसलिए बनाई थी कि बाकी सारे गांव के मकान कच्चे और बोशीदा थे। चौधरी साहब की हवेली इनके साथ जचती नहीं थी। चौधरी रब नवाज की हवेली 20 कनाल पर बनी थी, जबकि सारे गांव के गरीबों के ज्यादातर घर 20 गज के भी नहीं थे। इन डब्बा नुमा मकानों में 9-9, 10-10 अफराद पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों की मानद रहते थे, जबकि चौधरी रब नवाज की हवेली में चौधरी रब नवाज समेत इसकी बीवी नरगस, इसका बेटा शहबाज चौधरी, रब नवाज की कसन की बहन सकीना और रब नवाज की पहली बीवी कनीस की दो बेटियां हिन्ना और सबा रहती थी। चौधरी रब नवाज की पहली बीवी फौत हो चुकी थी। हिन्ना और सबा को माँ की ममता नहीं मिली थी और इनकी माँ बचपन ही में इन्हें छोड़कर चली गई थी। फिर इनकी परवरिश इनकी फुफ्फो सकीना ने की। चौधरी रब नवाज को अपने 100 मरबा जमीन का वारिस चाहिए था, जो चौधरी रब नवाज ने नरगस से दूसरी शादी करके हासिल किया। इसकी दूसरी शादी के बाद इनका एक बेटा शहबाज पैदा हुआ। शहबाज की पैदाइश के बाद नरगस 2 दफा उम्मीद से हुई, मगर दोनों दफा बीमार होकर चौधरी रब नवाज को मजीद औलाद का तोहफा न दे सकी। अब तो चौधरी रब नवाज की आंख का तारा शहबाज ही था। हिन्ना और सबा से तो वो बिल्कुल काफिर ही हो चुका था। हिन्ना और सबा अपनी फुफ्फो सकीना के जरिए साया परवरिश पाती रही और जवान हो गई। सकीना ने शादी नहीं की थी, अब तो उसके साल में चांदी उतर आई थी। सबा और हिन्ना दिल ही दिल में यही सोचती थी कि इनकी फुफ्फी ने इनकी परवरिश की खातिर शादी ना करके कुर्बानी दी है। कई दफा हिन्ना और सबा ने सकीना की शादी का मौजू छेड़ा कि उनकी फुफ्फो ने शादी क्यों नहीं की, मगर सकीना हर बार ये बात टाल जाती। बाकी दुनिया के हर मौजू पर सकीना हिना और सबा से बातें करती, मगर जब इसकी शादी का जिक्र आता तो वो खामोश हो जाती या इनको सख्ती से डांट देती। नरगिस की उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी थी। चौधरी रब नवाज से इसकी शादी हुए 22 साल गुजर चुके थे, मगर आज भी वो नई नवेली दुल्हनों की तरह बन सवर कर रहती थी और आए दिन चौधरी रब नवाज से नए नए जेवरात का मुतालबा करती थी। चौधरी साहिब भी इसके नाज नखरे ऐसे ही उठाते थे जैसे कल ही इसे ब्याह कर हवेली लाए हैं। इतने गहने मत पहना करो, तुम गहनों के बगैर भी मुझे खूबसूरत लगती हो, चौधरी रब नवाज ने बरामदे में बैठी नरगस को देखते हुए कहा, जो जेवरात से लदी हुई थी। क्यों ना पहनूं, मैं इस गांव के सबसे बड़े जागीरदार की बीवी जो हूँ। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। किसने सच ही कहा है, सोना औरत की कमजोरी है। वो अशरफ सुनियारे की दुकान पर जो मैंने अंगूठी पसंद की थी, वो मुझे आप कब लेकर देंगे? अभी अंगूठी की कसर बाकी है। चौधरी रब नवाज ने नरगस के जेवरात की तरफ इशारा किया। मुझे नहीं पता, आप वो अंगूठी अभी लेकर आए, नरगस ने बड़ी अदा से कहा। अच्छा बाबा, ले आऊंगा। और कोई हुक्म? रब नवाज तो हर वक्त नरगस के सामने हथियार डालने को तैयार रहता था। तो फिर अभी जाए। नरगस हर वक्त चौधरी रब नवाज को उंगलियों पर नचाकर खुश होती थी। बाबा, मुझे जरा दम तो लेने दो, मैं थका हुआ घर आया हूँ। आप खेतों को पानी लगाते आए हैं जो थक के हैं। नौकरों की फौज है आपके पास। नौकरों से काम लेना इतना भी आसान नहीं, जब तक इनके ऊपर खड़े ना हो ये काम नहीं करते। नरगस और रब नवाज में ये बातें जारी थी कि हिन्ना और सबा आ गए। दोनों ने अपने बाप को सलाम किया। बेटा, ये तुम्हारी माँ है, इसे भी सलाम करो, रब नवाज ने हिन्ना और सबा को कहा। हमारी माँ बचपन ही में मर गई थी अब्बा जान, ये औरत कभी भी हमारी माँ की जगह नहीं ले सकती। हिन्ना फट पड़ी। हिन्ना बड़ी तेज तरार और अपनी हर बात मनवाने वाली लड़की थी, जबकि हिन्ना के मुकाबले में सबा बड़ी शाकर लड़की थी। हिन्ना तो कभी कभी इसको अल्लाह मियाँ की गायें कहकर भी छेड़ती थी। बेटा, अब यही तुम्हारी माँ है, इसे तुम वही इज्जत दो जो तुम अपनी माँ को देती थी। रब नवाज हिन्ना को कायल करने की कोशिश करने लगा। सॉरी अब्बा जान, ये मुझसे कभी नहीं होगा। ये औरत मेरी माँ के कदमों के खाक के बराबर भी नहीं। अच्छा छोड़ो इस बहस को, ये बताओ कैसे आना हुआ? रब नवाज ने हिन्ना से मजीद बहस करना मुनासिब न समझा। इसे पता था कि अगर इसने नरगस की इज्जत करने के लिए हिन्ना को मजीद फोर्स किया तो वो मजीद भड़केगी और नरगस की इज्जत करने की बजाय इसकी बेइज्जती कर देगी। अब्बाजान, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, हिन्ना ने कहा।
सबा तुमको भी कुछ चाहिए? रब नवाज ने हिन्ना के पीछे सबा को सहमी हुई खड़ी देखकर पूछा। अबू मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो हिन्ना के साथ ही आई हूँ। सबा डरते डरते बोली। अबू इसे भी पैसे चाहिए, बस आपकी नई नवेली दुल्हन के आगे पैसे मांगने से शर्मा रही है। बेटा नरगस से शादी किए मुझे 22 साल हो चुके हैं, अभी भी ये तुमको नई नवेली दुल्हन लगती है? जेवरात को देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे कल ही शादी हुई है। हिन्ना कहाँ चुप रहने वाली थी। तुम मेरे जेवरात से क्यों जलती हो? जब तुम्हारी शादी करेंगे तो तुमको भी जेवरात से लाद देंगे। मुझे जेवरात पहनने का कोई शौक नहीं। तुमने तो कभी जेवरात देखे ही नहीं थे, इसलिए यहाँ आकर तुम हर वक्त जेवरात से लदी रहती हो। हिन्ना बेटा तुम ऐसा करो, अपनी फुफ्फो स्कीना से जाकर जितने पैसे चाहिए ले लो। रब नवाज ने हिन्ना को कहा ताकि कहीं दोनों की बहस में बात मजीद ना बढ़ जाए और कोई मदमजगी पैदा हो। हिन्ना और सबा चली गई तो शहबाज अपनी मूंछों को ताव देता हुआ आ गया। कलफ लगे शलवार कमीज में वो बड़े तकब्बुर से चलता हुआ आ रहा था। इसका लिबास खड़खड़ की आवाज पैदा कर रहा था। ये है मेरा बेटा, मेरा खून। वो दोनों तो मुझे जूती की नोक पर रखती हैं। नरगिस शहबाज को देखकर ड्रामे करने लगी। अम्मी, कहीं हिन्ना ने फिर तो आपसे बदतमीजी नहीं की? शहबाज को हिन्ना की तबीयत का पता था, इसलिए सबसे पहले इसके जहन में हिन्ना का नाम ही आया था। शहबाज तुम अब जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम करो। रब नवाज भी शहबाज की तबीयत से वाकिफ था। हिन्ना और शहबाज इस हवेली में एक दूसरे की जिद थे। अब्बा जी मुझे लगता है फिर कोई बात हुई है, मैं हिन्ना की टांगे तोड़ दूंगा, वही ज्यादा बकवास करती रहती है। शहबाज गरज रहा था मगर हिन्ना वहां से जा चुकी थी। अगर वो भी मौके पर मौजूद होती तो अच्छी भली बदमजगी पैदा हो जाती। इस हवेली में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। नरगिस मजीद जलती पर तेल फेंक रही थी और शहबाज को इख्तियाल डरा रही थी। तुम इस हवेली की मालकन हो, क्यों नहीं तुम्हारी यहाँ इज्जत? रब नवाज नरगिस को तसल्ली देने लगा। मैं इस हवेली की मालकन होती तो इस हवेली की चाबियां मेरे पास होती। आपने तो सारा हिसाब किताब स्कीना के हवाले कर रखा है। नरगिस बोली और फिर दुपट्टे से अपने मदसूई आंसू साफ करने लगी। स्कीना का क्या है इस हवेली में? सब कुछ तुम्हारे बेटे का है। स्कीना को मैंने हवेली की चाबियां इसलिए दे रखी हैं कहीं वो अपना हिस्सा ना मांग ले। इसे हवेली की चाबियां देकर मैंने एहसास दिला रखा है कि इस हवेली में इसकी बड़ी अहमियत है। रब नवाज नरगिस को समझाने लगा। मुझे भी जब पैसों की जरूरत होती है तो स्कीना के आगे हाथ पिलाने पड़ते हैं। ये हवेली स्कीना के लिए एक कैद खाना है। मैंने इस कैद खाने में ही एक दिन दम तोड़ना है और सब कुछ छोड़कर एक दिन चली जाना है। कैदी के पास कैद खाने की चाबी हो तो इसे कैद खाना नहीं अपना घर लगता है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों करो? चौधरी रब नवाज बड़ा खाग आदमी था मगर नरगिस इसकी दूर अंदेशी को कहाँ समझती थी। वो समझती भी कैसे? वो तो एक मामूली मज़ारे की बेटी थी। हवेलियों की सियासत को समझना इसके बस की बात नहीं थी। सकीना ने तिजोरी खोली तो तिजोरी के अंदर नोटों की गड्डियां बड़ी तरतीब से रखी थी। जितनी रकम लेनी है ले लो। सकीना तिजोरी खोलकर तिजोरी के आगे से हट गई। फुफ्फो मुझे तो सिर्फ 5,000 चाहिए, हिन्ना ने कहा। सिर्फ 5,000? हाँ सिर्फ 5,000। सबा तुमको? सकीना ने सबा से पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो अल्लाह मियाँ की गाय है, दिल खोल कर खर्च किया कर दो वरना तुम्हारा बाप सारी दौलत इस कमीनी नरगिस बेगम पर लुटाता रहेगा और तुम्हारा शोटेला भाई शहबाज तुम्हारे बाप की सारी जायदाद पर अय्याशी करता रहेगा। सकीना के दिल में नरगिस और शहबाज के लिए जो शहर भरा हुआ था वो उसकी जुबान से जाहिर हो रहा था। तुम क्या हर वक्त सफेद शलवार कमीज में बेवा औरतों की तरह हवेली में फिरती रहती हो? जरा शौक कपड़े पहना करो। हिन्ना ने सबा के हुलिये को देखकर इसको तकरीबन डांट दिया। तुम जब बाजार अपने कपड़े लेने जाओगी तो मेरे लिए भी शौक रंग के कपड़े ले आना, सबा ने हिन्ना को कहा। फिर अपने कपड़ों को गौर से देखने लगी। शॉपिंग करते तुम भी मेरे साथ जाओगी? हिन्ना ने सबा को बाजू से पकड़ा। 5,000 लेकर तुम शॉपिंग करने जाओगी? महंगाई आसमान से बातें कर रही है। 5,000 का आएगा क्या? सकीना ने हिन्ना को कहा और 5,000 रुपए मजीद हिन्ना की मुट्ठी में दे दिए। शुक्रिया फुप्पो। हिन्ना का रंग खुशी से गुलाबी हो गया।
امداد علی اپنے گھر میں بیٹھا حقے کے کش لگا رہا تھا۔ اس کی بیوی رحمتیں پاس بیٹھی ساگ کاٹ رہی تھی۔ امداد علی نے حقے کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں رحمتیں کی طرف منہ کر کے نکالا۔ کبھی اس حقے کی جان چھوڑ بھی دیا کرو، رحمتیں کھانستے ہوئے بولی۔ تم کو حقے کا بل آتا ہے؟ حقے کی چلم میں خود بھرتا ہوں، حقہ تازہ میں خود کرتا ہوں، تم کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے حقے کی بدبو بہت بری لگتی ہے۔ یہ بدبو نہیں، یہ تو گھیو کے گھوٹ ہے، وہ بھی دیسی گھیو کے۔ قربان جاؤں میں آپ کے دیسی گھی کے۔ امداد علی اور رحمتیں میں بحث جاری تھی کہ ان کا اکلوٹا بیٹا اسفند علی آ گیا۔ ہاں پتر، کیا بنا تیری نوکری کا؟ امداد علی نے اسفند کے گھر قدم رکھتے ہی پوچھا۔ ابا جی، نوکری رشوت دیے بغیر نہیں ملے گی، اسفند نے اپنے باپ کے پاس چارپائی پر بیٹھ کر کہا۔ پتر، میں تو کہتا ہوں چھوڑ نوکری کو، تمہاری 1 مربع زمین ہے، خود دی بیج اور موج کر۔ ابا جی، BA میں نے واہی بیجی کرنے کے لیے نہیں کیا۔ میرا پتر واہی بیجی نہیں کرے گا، بڑا افسر بنے گا۔ رحمتے کا ووٹ بھی اسفند کی طرف تھا۔ ٹھیک ہے پتر، جب تم نوکری کے لیے عرضاں دے کر تھک جاؤ تو پھر مجھے بتا دینا، پھر میں زمین ٹھیکے پر نہیں دوں گا۔ یار، نوکری تو نری غلامی ہوتی ہے، اپنی زمین کاشت کرو، آزاد پھرو، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا۔ اسفند کی یار دلبر نے آتے ہی امداد علی کی ہاں میں ہاں ملائی اور اسفند کو کاشتکاری کرنے پر قائل کرنے لگا۔ دلبر اسفند کا لنگوٹیا یار تھا۔ 5 جماعتیں پڑھ کر اسکول سے بھاگ گیا تھا، پھر اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے تو یہ بالکل ہی آوارہ ہو گیا، مگر اسفند سے اس کا یارانہ بچپن سے لے کر اب تک قائم تھا۔ دلبر اب چودھری رب نواز کے کھیتوں پر کام کرتا تھا، مگر وہاں اس کا دل نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ اسفند کو اپنی زمین خود کاشت کرنے کے لیے کہتا رہتا تھا۔ تم تو 5 جماعتوں سے آگے نہ پڑھ سکے، اب میرے پتر کو بھی کھیتوں میں رولنا چاہتے ہو۔ رحمتیں تو ہر وقت اسفند کو بڑا افسر بنا دیکھنے کے سپنے دیکھتی رہتی تھی۔ ماں جی، اسفند صرف زمینوں کی نگرانی کرے گا، سارا کام میں کروں گا، دلبر نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا۔ تم تو چودھری رب نواز کے غلام ہو، وہ تم کو آزاد کرے گا تو تم اسفند کے ساتھ کام کرو گے نا، رحمتیں نے کہا۔ ماں جی، میں نے چودھری رب نواز کا صرف 25,000 روپیہ دینا ہے، جس دن میں نے اپنا قرضہ اتار لیا میں نے چودھری رب نواز کی نوکری چھوڑ دینی ہے، دلبر نے کہا۔ ہاں تو پتر اسفند، پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ امداد علی نے اسفند سے پوچھا۔ ابا جی، مجھے 1 مہینے کی مہلت دے دیجیے، اگر مجھے نوکری نہ ملی تو میں اپنی زمین خود کاشت کر لوں گا، اسفند نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یا اللہ، ساری دنیا کو نوکری دے دینا، اس بندے کو نوکری نہ دینا، دلبر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ دفع ہو جائے یہاں سے، میرے پتر کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہے، رحمتیں دلبر پر برس پڑی۔ چودھری رب نواز حویلی میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ آج پھر ہینا اور نرگس میں جھڑپ ہوئی تھی اور نرگس نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے چودھری رب نواز کے آگے ہینا کی شکایت لگائی تھی۔ چودھری رب نواز آج بڑے غصے میں تھا، اس نے سکینہ کو آواز دی تو سکینہ فوراً حاضر ہو گئی۔ سکینہ، تم ہینا کو سمجھاؤ، وہ ہر وقت نرگس سے بدتمیزی کرتی ہے۔ رب نواز نے ہینا کو ڈانٹنے کے بجائے سکینہ کا سہارا لیا، کیونکہ اسے پتا تھا سکینہ ہینا کے زیادہ قریب ہے۔ سکینہ، تم ہینا کو سمجھاؤ، وہ ہر وقت نرگس سے بدتمیزی کرتی ہے۔ رب نواز نے ہینا کو ڈانٹنے کے بجائے سکینہ کا سہارا لیا، کیونکہ اسے پتا تھا سکینہ ہینا کے زیادہ قریب ہے۔ اس نے کیا سمجھانا ہے، یہ تو خود میری بے عزتی کرتی رہتی ہے، نرگس نے رب نواز کے سامنے سکینہ کی بھی شکایت لگا دی۔ یہ سن کر سکینہ کو بڑا غصہ آیا، وہ نرگس پر برس پڑی۔ ہر بندے کو وہی ملتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے، تو کیا میں بے عزتی کی مستحق ہوں؟ تو اور کیا تم عزت کی مستحق ہو؟ سکینہ، میں تم کو ہینا کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اور تم خود ہی شروع ہو گئی۔ بھائی صاحب، یہ تو آپ کو نرگس سے شادی کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا۔ آپ اس گھر میں عزت لا رہے ہیں یا ذلت؟ سکینہ بھی نرگس کے خلاف بھری پڑی تھی۔ سکینہ، مجھے اپنی جائیداد کا وارث چاہیے تھا، نسل لڑکیوں سے نہیں لڑکوں سے آگے چلتی ہے، میں نے نرگس سے شادی کی ہی، کوئی گناہ تو نہیں کیا، نرگس کی وجہ سے ہی مجھے اپنی جائیداد کا وارث شہباز کی صورت میں ملا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، میں ہینا کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی، سکینہ نے کہا۔ کوشش نہیں، ہینا کو صاف صاف بتا دینا، اگر اب اس نے میری ماں کی بے عزتی کی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔
शहबाज जो इतनी देर तक खड़ा अपने बाप और सकीना की बातें खामोशी से सुन रहा था अचानक बोल पड़ा। शहबाज अपनी जुबान को लगाम दो। मैंने कहा ना, मैं हिन्ना को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, मुझे गारंटी दो, आइंदा मेरी माँ के साथ जुबान दराजी नहीं वो करेगी। शहबाज तुम खामोश रहो। देखो सकीना, सबा भी हिन्ना की बहन है, जब वो नहीं बोलती तो हिन्ना को क्या ज्यादा तकलीफ है। अपनी अपनी तबीयत होती है भाई साहब, सबा मुझ पर गई है, इस पर दुखों का पहाड़ भी गिर जाए तो वो नहीं बोलेगी। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने तुम पर दुखों के पहाड़ गड़ाए हैं? तुम्हारी शादी ना हो सकी, ये अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह की मर्जी होती तो मुझे आपसे कोई गिला ना होता। सकीना, तुम्हारे साथ जो भी हुआ इसे तकदीर का लिखा समझकर भूल जाओ। बंदा खुशियां भूल जाता है भाई साहब, तलखियां भुलाना बड़ा मुश्किल होता है। शहबाज ने 3 साल पहले अमरूदों का बाग लगाया था। अब अमरूदों के पौधे फल देने लगे थे। फलों से ढके हुए अमरूदों के पौधों पर ढेरों फल लगा था। अमरूद नसरीन की कमजोरी थी। इसने दाएं बाएं देखा, बाग में कोई नहीं था। नसरीन अमरूद तोड़कर खाने लगी। दूसरे हाथ में भी इसने एक बड़ा सा अमरूद तोड़कर पकड़ लिया। अचानक बाग के कोने से शहबाज नमूदार हुआ। नसरीन शहबाज को देखकर सहम गई और तेज तेज कदम उठाते हुए बाग से बाहर निकल गई। शहबाज भी इसके पीछे लग गया। नसरीन अब एक पगडंडी पर भाग रही थी। शहबाज भी इसके पीछे पीछे था। नसरीन बड़ी तेजी से पगडंडी पर भाग रही थी। एक दो दफा वो गिरी मगर कपड़े झाड़कर फिर भागने लगी। शहबाज भी मुसलसल इसका पीछा किए जा रहा था। जब शहबाज नसरीन के बिल्कुल करीब पहुंच गया तो नसरीन ने हाथ में पकड़ा अमरूद शहबाज को दे मारा, जो इसके माथे पर लगा और फिर 2 टुकड़े हो गया। शहबाज अब नसरीन के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। नसरीन भाग भाग कर पसीने से सराबोर हो चुकी थी। शहबाज ने नसरीन का बाजू पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि सामने से महंगा मरासी आ गया। भाग लगे रहन चौधरी शहबाज की खैल मोरा खुश रखे। महंगे मरासी ने चौधरी शहबाज को देखते ही अपने मखसूस जुमले दोहराए। शहबाज ने महंगे को देखकर कदम रोक लिए तो नसरीन भागती हुई गांव में दाखिल हो गई। महंगा भी नसरीन को हवस भरी नजरों से इस वक्त तक देखता रहा जब तक वो नजरों से ओझल ना हो गई। नसरीन थी भी खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, सरहाईदार गर्दन, दूध की तरह सफेद रंग। अल्लाह ने इसको बड़ी फुर्सत में बनाया था। शहबाज का इसको देखते ही दिल बेईमान हो गया था। ओए महंगे, ये बुलबुल कौन थी? शहबाज ने महंगे से पूछा। चौधरी साहब, मेरा नाम क्या है? महंगा, चौधरी साहब मेरा पूरा नाम क्या है? महंगा मरासी, चौधरी साहब अभी अभी आपने मेरा पूरा नाम नहीं बताया। पूरे गांव में मैं किस नाम से मशहूर हूँ? महंगा मोबाइल। चौधरी शहबाज ने जहन पर जोर दिया तो इसे याद आ गया। जी चौधरी साहब, मेरा नाम है महंगा मोबाइल और महंगे का बैलेंस इस वक्त तक 0 है। पहले मुझे इजी लोड करें, फिर बताऊंगा कि ये बुलबुल कौन थी। महंगा भी चौधरियों की जेबों से पैसे निकलवाना खूब जानता था। चौधरी शहबाज ने जेब से 500 का नोट निकालकर महंगे को दिया तो बोला, ये बुलबुल उमरदीन की बेटी नसरीन है। उमरदीन कौन? पुलिस में मामूली सा कांस्टेबल है। अच्छा, तो ये उमरदीन कांस्टेबल की बेटी है? जी चौधरी साहब, लगता है चौधरी जी आप तो दिल हार बैठे हैं। बस यार महंगे, इस लड़की ने तो मेरे दिल की तारें हिला दी हैं। चौधरी साहब दिल को कंट्रोल में रखें। वो कहाँ, आप कहाँ? क्या बकवास कर रहा है? मैंने कौन सा इसको चौधरानी बनाना है? तो क्या सिर्फ बुलाना चाहते हैं? तो क्या सिर्फ दिल बहलाना चाहते हैं? महंगे, तुम हो बड़ी कुत्ती चीज, फौरन दिल की बात समझ जाते हो। चौधरी साहब, मैं जद्दी पुश्ती मरासी हूँ जो चौधरियों के रग रग से वाकिफ हूँ। आज फिर हिन्ना और नरगिस में टकरार हुई थी और शहबाज मौके पर आ गया था। अब अगर तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। शहबाज हिन्ना पर गरजा। ये धमकियां किसी और को देना, मुझे भी मुंह तोड़ना आता है। हिन्ना भी कहाँ खामोश रहने वाली थी। तुम बकवास बंद करती हो या? शहबाज ने हाथ ऊपर उठाया तो नरगिस ने शहबाज का हाथ रोक लिया। नरगिस को पता था अगर शहबाज ने हिन्ना को थप्पड़ मार दिया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। नरगिस शहबाज को समझाने लगी, ना पुत्र, हाथ नहीं उठाना, इस तरह बात बढ़ जाएगी और हवेली में फसाद होगा। माँ लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
उठाऊं हाथ, मारो मुझे, मैं भी देखती हूँ तुम्हारे हाथों में कितनी ताकत है। हिन्ना भी गरजने लगी। मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। दफा करो पुत्र इसे, तुम अपने कमरे में चलो। नरगिस शहबाज को पकड़कर अपने कमरे में ले गई। दोनों का झगड़ा सुनकर स्कीना भी वहां आ गई। स्कीना के पीछे पीछे सबा भी आ गई। क्या हुआ हिन्ना? स्कीना ने हिन्ना को गुस्से में देकर पूछा। ऐसे ही मुझ पर रोब जमा रहा था। तुम क्यों बार बार माँ बेटे से मत्था लगाती हो? ख्वाह मख्वाह मुझसे उलझ रहा था छोटी औरत का छोटा बेटा। तुम क्यों इसके सामने आती हो? इसे देखकर अपना रास्ता बदल लिया करो। हिन्ना, फुफ्फो सही कह रही हैं, तुम फुफ्फो की बात समझने की कोशिश करो। सबा भी हिन्ना को समझाने लगी। तो क्या मैं रोज इस कमीने से अपनी बेइज्जती करवाती रहूं? ये चाहती हैं आप? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम इसके मुंह ना लगा करो। स्कीना हिन्ना को प्यार से समझाने लगी। मैं तो इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। वो ही बार बार मेरे सामने आ जाता है। वो भी इस हवेली में रहता है। अब इसका और तुम्हारा आमना सामना तो होता ही रहेगा। स्कीना बोली। तुम शहबाज के सामने आने से गुरेज किया करो, कोशिश किया करो तुम्हारा इससे सामना ना हो। सबा बोली। क्या मैं हवेली छोड़कर चली जाऊं? हिन्ना स्कीना के गले लगकर रोने लगी। सबा की भी आंखें भीग गई। नसरीन घबराई हुई पसीने से शराबूर जब अपने घर पहुंची तो इसका बाप उमरदीन थाने जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल में पंप से हवा भरवा रहा था। जब कि नसरीन की माँ नलके के नीचे बैठी कपड़े धो रही थी। क्या हुआ नसरीन, तुम कुछ घबराई हुई लग रही हो? रसीदा ने नसरीन को देखते ही पूछा। कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, घबराई हुई कहाँ हूँ। नसरीन ने अपनी घबराहट छुपाने की नाकाम कोशिश की। तुमको भी तो पसीना भी आ रहा है, इतनी गर्मी तो नहीं है। रसीदा हैरान नसरीन की हालत देख रही थी। पुत्र क्या बात है? कोई बात है तो मुझे बता। उमरदीन ने साइकिल के टायरों में हवा पूरी करके फिर टायर को अंगूठे से चेक किया और नसरीन के पास आ गया। कुछ नहीं अब्बा, मैं ठीक हूँ। अम्मी ऐसे ही वहम करती है। नसरीन शहबाज का नाम नहीं लेना चाहती थी। इसे पता था अगर इसने शहबाज का नाम लिया तो इसकी ही बदनामी होगी। पुत्र कुछ तो बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। उमरदीन ने नसरीन के सर पर प्यार देकर पूछा। अब्बा मैंने बताया ना, कोई बात नहीं। नसरीन किसी तौर पर शहबाज का नाम जुबान पर नहीं लाना चाहती थी। फिर तुमको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आज तो मौसम भी ठंडा है। उमरदीन ने प्यार से पूछा। अब्बा मुझे गली में मेरी सहेली नाजो मिल गई थी, कहने लगी मेरे साथ दौड़ लगाएगी। मैंने कहा जरूर लगाऊंगी। फिर मैंने और नाजो ने मिलकर दौड़ लगाई और मैं जीत गई। ये पसीना दौड़ लगाने की वजह से आया है। नसरीन ने मन घड़त किस्सा सुना दिया। तुम गली में दौड़े लगाती फिर रही हो और यहाँ सुबह से बर्तन धोने वाले पड़े हैं। नसरीन की माँ रशीदा उसकी बात से मुतमिन नहीं हुई थी, पर खामोश हो गई थी। अम्मा तुम ये कपड़े धोना भी छोड़, आराम से जाकर चारपाई पर बैठ जा, मैं कपड़े भी धो लेती हूँ और बर्तन भी। नसरीन ने माँ को नलके के पास से उठाकर चारपाई पर बैठा दिया। ऐसी फर्मा बरदार बेटी अल्लाह हर किसी को दे। जीती रहे बेटी, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। उमरदीन ने नसरीन को दुआ दी और साइकिल पकड़कर बाहर निकल आया। जल्दी जल्दी काम निपटा ले, फिर मेरे सर को तेल लगा दे, सर में बड़ी खुश्की हो गई है। रसीदा ने चारपाई पर लेटते ही नसरीन के जुम्मे एक और काम लगा दिया। माँ तू आराम से लेट जा, मैं तुम्हारे सर की ऐसी मालिश करूंगी कि तुमको सुकून आ जाएगा। नसरीन बर्तन मांजते मांजते बोली। फिर नसरीन ने 2 घंटे के अंदर अंदर ही बर्तन और कपड़े धोकर रसीदा के सर में तेल लगा दिया। 2 महीने असफन ने बड़ी भाग दौड़ की, मगर असफन को कहीं भी नौकरी ना मिली। आखिरकार वो थक हार कर बैठ गया। रहमतें भी मायूस होकर असफन के पास बैठ गई थी, जबकि अमदाद अली हुक्के के लंबे लंबे कश लगा रहा था। हाँ पुत्र, अब तूने क्या सोचा है? अमदाद अली ने हुक्के का कश लगाया और धुएं का मरगोला फिजा में फेंक कर बोला। ठीक है अब्बा जी, आप ट्रैक्टर के पैसे जमा करवा दें, मैं अपनी जमीन में खुद काश कर लेता हूँ। असफन अब नौकरी की उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुका था। अमदाद अली ने असफन को एक ब्लैंक चेक दस्तखत करके दे दिया। अब्बा जी, आपने इसमें रकम तो भरी नहीं। असफन ने चेक को देकर पूछा। पुत्र, मिल्लत ट्रैक्टर की फैक्ट्री में चले जा, वहां ट्रैक्टर की कीमत मालूम करके जितनी कीमत ट्रैक्टर की हो इतनी रकम चेक पर लिख लेना। इतने में दिलबर ने घर में कदम रखा। आ गया तू भी काली जुबान वाले, तेरी बददुआओं की वजह से मेरे पुत्र को नौकरी नहीं मिली।
रहमतें दिलबर को देखते ही इस पर बरस पड़ी। माँ जी नौकरी की गोली मारे, अब देखना हम जमीन से सोना कैसे उगाते हैं। दिलबर ने सीने पर हाथ मारकर कहा और फिर गाने लगा। ए धरती मेरा सोना यारो, मैं एदा सुनयारा, सूरज वंगो लिशका मारे, एदा मट्टी दा गारा। दिलबर पुत्र, अब तुम चौधरी रामनिवास की नौकरी छोड़कर आ जाओ और असफन का खेती बाड़ी में हाथ बटाओ। ताया जी, मैं आज ही चौधरी रामनिवास को इस्तीफा लिखकर दे देता हूँ, मगर मेरी एक मुश्किल है। दिलबर इतना कहकर कुछ खामोश सा हो गया। बोलो क्या मुश्किल है? अमदाद अली ने पूछा। मैंने चौधरी रामनिवास का 25,000 रुपया देना है, जब तक मैं वो नहीं दूंगा वो मुझे आज़ाद नहीं करेगा। दिलबरे ने मायूसी भरे लहजे में कहा। पुत्र, असफन ट्रैक्टर की जो कीमत हो इसमें 25,000 रुपये मजीद भर लेना, अमदाद अली ने असफन को कहा। दिलबर ने अमदाद अली की ये बात सुनी तो इसके चेहरे पर जो मायूसी थी वो खुशी में बदल गई। तुम हो कौन मुझसे इस लहजे में बात करने वाली? हिन्ना आज फिर नरगस से उलझ पड़ी थी। बात मामूली सी थी। हिन्ना और सबा नसरीन से मिलने इसके घर गई थी। जब वो वापस हवेली में आई तो नरगस ने इंक्वायरी शुरू कर दी। मैं इसके घर की मालकन हूँ और सौतेली ही से ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, तुम पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी है। नरगस हिन्ना और सबा को चौधरानी बनकर दिखा रही थी। तुम अपने लाडले पर नजर रखा करो, जिसके मतलब मुझे खबरें मिलती रहती हैं। हिन्ना ने शहबाज के करैक्टर की तरफ इशारा किया। आइंदा तुम मेरी इजाजत के बगैर हवेली से बाहर कदम नहीं निकालोगी। तुम होती कौन हो मुझ पर पहरा उठाने वाली? मैं तुम्हारी माँ हूँ। चौधरी रामनिवास ने मुझे ब्याह कर इस हवेली में लाया है। तुम सिर्फ शहबाज की माँ हो, मैं तुमको अपनी माँ तस्लीम नहीं करती। हिन्ना ने साफ साफ नरगस को बता दिया। हिन्ना, छोड़ इस बहस को, चलो अपने कमरे में चले। सबा हिन्ना को ले जाने लगी। सबा, इसके आगे जितना तुम खामोश रहोगी ये हमारे सर पर चढ़ेगी। सबा हिन्ना को बाजू से पकड़कर इस कमरे में ले जाने की नाकाम कोशिश करने लगी। हफ्ते में एक दिन तुमने जरूर तमाशा लगाना होता है। सकीना ने हाथे ही नरगस पर चढ़ाई कर दी। ये पता नहीं कहाँ आवारा फिरती आई है। मैंने पूछा तो मुझसे लड़ने लगी, नरगस बोली। ये मुझसे पूछकर अपनी सहेली नसरीन को मिलने गई थी। सकीना ने नरगस के कान खोले। ये चौधरी रामनिवास की बेटियां हैं। छोटे छोटे लोगों से ताल्लुक रखना इनको जेब नहीं देता। तुम कौन से बड़े खानदान की बेटी हो? इस हवेली में आकर तुम अपनी औकात भूल गई हो। सकीना नरगस की फैमिली बैकग्राउंड से मुकम्मल वाकिफ थी। तुम्हारा भाई मुझे ब्याह कर इस हवेली में लाया था, मैं भाग कर नहीं आई, नरगस ने जवाब दिया। तुम्हारे जो लक्षण थे वो सारे गांव को पता है। भाई साहब अगर तुमसे शादी ना करते तो तुमने बिल्लू नाई के साथ भाग जाना था। जाज की कोकिरली और शतीरों को जब शकीना आज नरगस को खरी खरी सुना रही थी। मैं चौधरी रामनिवास की मोहब्बत हो, नरगस फखर से बोली। तुम भाई साहब की मोहब्बत नहीं, सिर्फ ज़रूरत हो। सकीना ने नरगस को उसकी औकात याद दिलाई। नरगस और सकीना में तकरार जारी थी कि शहबाज आ गया। शहबाज को देखकर सकीना ने हिन्ना और सबा को इशारा किया तो वो दोनों अपने कमरे में चली गई। नरगस को परेशान देखकर शहबाज ने पूछा, माँ खैरियत तो है? तो फिर कोई बात हुई है? बोलो चौधरानी साहिबा, कोई बात हुई है तो बताओ अपने लाडले बेटे को। सकीना बोली। नहीं बेटा, कोई बात नहीं हुई, तुम जाओ। नरगस आज सकीना से कुछ मरूब हो गई थी, क्योंकि सकीना नरगस के माजी से वाकिफ थी और वो नहीं चाहती थी कि इसकी जवानी की गलतियों का फूल इसके जवान बेटे के सामने खुले। नरगस ने सकीना के आगे हथियार फेंक दिए थे तो सकीना भी अपने कमरे में चली गई। माँ, तुम फुफ्फो सकीना से डरती हो? शहबाज ने नरगस से पूछा। मेरी डरती है जूती, वो तो उम्र में मुझसे बड़ी है, इसलिए इसका एहतराम करती हूँ। हिन्ना ने तो तुमसे कोई बकवास नहीं की, शहबाज ने पूछा। शहबाज पुत्र, तुम हिन्ना से ना उलझा करो, वो ताकत से नहीं सियासत से काबू आएगी। नरगस अब कुछ महतात हो रही थी, क्योंकि सकीना ने इसके माजी की कुछ गलतियों से पर्दा उठाने का अंदिया दे दिया था। माँ, हिन्ना हर वक्त तुम्हारी बेइज्जती करती रहती है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। हिन्ना की बातों को तुम इतनी अहमियत ना दिया करो। तुम इसकी बात एक कान से सुना करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। मेरा तो दिल करता है मैं हिन्ना को शूट कर दूं। ना पुत्र, ऐसा ना करना, ऐसा करके तुम फांसी पर चढ़ जाओगे। मेरा तुम्हारे बगैर इस दुनिया में कौन है?
सबा तो इतना नहीं बोलती जितना हिन्ना टर टर करती है। सबा तो अल्लाह मियाँ की गाय है और हिन्ना नंगी तलवार। नंगी तलवार को म्यान में डालना मुझे अच्छी तरह आता है। नहीं पुत्र, तू कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा। माँ, मुझे लग रहा है तुम फुफ्फा सकीना से डर गई हो। मैं अब्बा से बात करूंगा। जब बात ही कोई नहीं है तो फिर तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? नरगिस किसी तरीके से ये बात खत्म करना चाहती थी। वो सकीना की सारी बातें दफन करना चाहती थी। अगर वो सकीना की सारी बातें दफन ना करती तो सकीना सारे गड़े मुर्दे उखाड़ देती। अब्बा जी, ट्रैक्टर की बुकिंग का 2 महीने हो गए, अभी तक कंपनी वाले ट्रैक्टर नहीं दे रहे हैं। असफन ने चिलम हुक्म पर रखते हुए कहा। मेरी शेख साहब से बात करवाओ, मैं पूछता हूँ। अमदाद अली ने हुक्के का पानी कश खींच कर चेक किया और बोला। असफन का मोबाइल बजा तो उसने जेब से निकाल कर देखा और बोला, अब्बा जी, शेख साहिब का फ़ोन खुद ही आ गया है, लीजिए बात कीजिए। असफर ने फ़ोन इमदाद अली को दिया। जी शेख साहब, बड़ी मेहरबानी है आपकी। शेख साहब, मैं अभी असफन को भेजता हूँ। लो भाई पुत्र, शेख साहब कहते हैं आकर अपना ट्रैक्टर ले जाओ। इमदाद अली ने मोबाइल असफन अली को वापस देते हुए कहा, इतना पढ़ लिख कर मेरा पुत्र अब ट्रैक्टर चलाएगा। रहमते के दिल में असफन को अफसर बना देखने का अरमान अभी भी था। माँ, अब नौकरी नहीं मिली तो इसमें मेरा क्या कसूर? अपनी ज़मीन है, खुद ही बीजा करूँगा। असफन ने माँ को तसल्ली दी। पुत्र, मैं तो तुमको तहसीलदार बनाना चाहती थी, रहमते बोली। मैंने तुम्हारे पुत्र को ज़मींदार बना दिया है। किसान की अपनी ही शान होती है। इमदाद अली खुश था। इतने में दिलबर आ गया और उसने आते ही डांस शुरू कर दिया। वे नाचे, आराम से ट्रैक्टर चलाकर लाना, कहीं एक्सीडेंट ना कर देना। रहमते दिलबर को समझाने लगी। माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैंने 2 साल चौधरी रब नवाज का ट्रैक्टर चलाया है। दिलबर ने रहमते को तसल्ली दी। अब्बा जी, आप वो 25,000 रुपया भी दे दे, मैं वापसी पर चौधरी रब नवाज के मत्थे मारूंगा। असफन को दिल भर के 25,000 रुपये याद आ गए जो उसने चौधरी रब नवाज के देने थे। रहमते, असफन को 25,000 रुपया दे दो, अमदाद अली ने कहा। रहमते ने सेफ में से 25,000 रुपया निकालकर असफन को दे दिया। असफन ने 25,000 के 25 नोट गिनकर दिलबर को देने चाहे तो दिलबर बोला, असफन यार, ये 25,000 रुपया तुम अपने हाथों से चौधरी रब नवाज को देना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर असफन ने 25,000 रुपये अपनी जेब में डाल लिए। पुत्र, जब ट्रैक्टर लेकर आओ तो साथ मिठाई भी लेते आना, मैं पूरे गांव में बांटूंगा। अमदाद अली ने असफन को कहा और मजीद 4,000 रुपये मिठाई के लिए भी दे दिए। ताया जी, रसगुल्ले लाएं या गुलाम जामुन? दिलबर ने पूछा। मुझे तो बर्फी पसंद है, तुम अपनी मर्जी के लिए जो मर्जी ले आना, अमदाद अली ने कहा। मुझे तो गरम जलेबियां पसंद है, दिलबर ने कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी कर लेना, इमदाद अली ने कहा। माँ जी, आपके लिए क्या लाएं? दिलबर ने रहमते से पूछा। ना मुराद, तुम्हें तो पता है मुझे शुगर है, मैं मीठा नहीं खाती, रहमते ने दिलबर को डांटा। माँ जी, मीठा ना खाएं, मेरे साथ मीठा बोला तो करें। दिलबर जरा गमगीन हो गया। वे बेवफा, तुम्हारा बचपन से मेरे घर आना जाना है। तुम्हारी माँ बचपन ही में फौत हो गई थी तो तुमको मेरी डांट में माँ की ममता महसूस नहीं होती। रहमते जज्बाती होगी क्योंकि वो दिलबर को डांटती ज़रूर थी मगर दिलबर को अपने बेटी असफन जैसा ही समझती थी। माँ जी, मैं भी जानबूझकर आपको छेड़ता हूँ। जब तक आप मुझे डांट नहीं लेती मुझको सुकून नहीं मिलता। दिलबर भी जज्बाती हो गया और उसकी आंखें नम हो गई। दिलबर पुत्र, तुम भी मेरे पुत्र हो, तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मेरे लिए असफन है। अमदाद अली ने दिलबर की नंग आंखें देखकर कहा, ताया जी, मैं बिन माँ बाप का बच्चा था, आपने मेरे सर पर हाथ ना रखा होता तो मैं कब का मर खप गया होता। दिलबर रोने लगा। चल अब ये ड्रामेबाजी बंद कर और मगरमच्छ की आंसू बहाना बंद कर, जल्दी चल, पहले ही हम लेट हो गए हैं। ये ना हो कि शेख साहिब शोरूम बंद करके चले जाएं। असफन ने माहौल को खुशगवार करने की कोशिश की जो ज्यादा ही गमगीन हो गया था। फिर दिलबर और असफन घर से चल पड़े। मेरी वर्दी इस्त्री कर दे। उमरदीन ने मुंह में आखिरी लुकमा डालते हुए रशीदा से पूछा। नसरीन अंदर इस्त्री कर रही है, रशीदा ने रोटी तवे पर डालते हुए कहा। तुम रोज मुझे लेट करवा देती हो, एसएचओ साहब से रोज मुझे छिड़कें पड़ती हैं।
नसरीन, जल्दी से अपने बाप की वर्दी इस्त्री करके ले आओ, इनको देर हो रही है। अभी आई अम्मा, नसरीन ने अंदर ही से आवाज दी। धन भाग मेरे, आज तो चूंटी के घर नारायण आए हैं। हिना और सबा को अपने घर में देखकर शीत तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। खाला, नसरीन कहाँ है? सबा ने पूछा। नसरीन, अब आ भी जाओ, बाहर आकर देख कौन आया है। नसरीन कमरे से निकली तो इसके हाथ में उमरदीन की इस्त्री शुदा वर्दी थी। हिना और सबा ने उमरदीन को सलाम किया। उमरदीन ने दोनों के सर पर प्यार दिया और अपनी वर्दी लेकर कमरे में चला गया। जहां इसने वर्दी पहनी, अपना साइकिल पकड़ा और घर से निकल गया। नसरीन, तुम हमारी हवेली नहीं आती क्या? नाराज हो हमसे? मुझे तुम्हारे भाई शहबाज से डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हारी हवेली नहीं आती। शहबाज हमारा भाई नहीं है। मैं इसे अपना भाई नहीं मानती। हिना को शहबाज के नाम से ही चिढ़ थी। तुम्हारी माएँ अलग अलग सही, मगर तुम्हारा बाप तो एक है, रशीदा बोली। हमारा बाप हमें कब अपनी बेटियां समझता है, हर वक्त अपनी बीवी के नाज नखरे उठाता है, हिना बोली। नरगस को मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। इसे बड़ा शौक था किसी अमीर आदमी से शादी करने का। इसका शौक तुम्हारे बाप ने पूरा कर दिया। रशीदा भी नरगस के माजी से वाकिफ थी। खाला, तुमने मेरी माँ को देखा है? कैसी थी मेरी माँ? हिना ने रशीदा से पूछा। जिस तरह तुम नसरीन की सहेलियां हो, इसी तरह तुम्हारी माँ मेरी सहेली थी। कैसी थी हमारी माँ? सबा की आंखें अपनी माँ के जिक्र से नम हो गई। सबा की आंखें अपनी माँ के जिक्र से नम हो गई। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप की तरह गरीबों से नफरत नहीं, मोहब्बत करती थी। खाला, अपनी माँ की बातें सुनने के लिए तो हम तुम्हारे पास आते हैं, हिना बोली। अपनी माँ की बातें तो तुम अपनी फुफ्फो सकीना से भी सुन सकती हो, नसरीन ने कहा। तुमसे भी तो मिलना होता है। तुमने हमारी हवेली में ना आने की कसम खा रखी है। बेटी, हम झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, इतनी बड़ी हवेली हमारा क्या काम। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी, इस वक्त मैं दिहाड़ी के 2-3 चक्कर तुम्हारी हवेली में लगाया करती थी, मगर अब तो वहाँ नरगस का राज है, जो अब अपने आप को बहुत बड़ी जागीरदारनी समझती है। हालांकि मैंने खुद इसके बाप को 10-10 रुपए लेकर लोगों की हजामतें करते देखा है। फिर वो अपना जद्दी पुश्ती पेशा छोड़कर तुम्हारे बाप का मज़ारा बन गया। फिर इसने तुम्हारे माँ की वफात के बाद नरगस को ब्याह कर तुम्हारी हवेली में पहुंचा दिया। रशीदा हिना को माजी की कहानी तफसील से सुनाने लगी। खाला, हमारी फुफ्फो सकीना ने शादी क्यों नहीं की? ये बात मैं तुमको नहीं बता सकती। ये बात तुम अपनी फुफ्फो सकीना से ही पूछो तो बेहतर है। क्यों खाला, तुम क्यों नहीं बता सकती? हिना हैरान थी। मैंने इस गाँव में रहना है बेटी। खाला, तुम बताओ मुझे, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे तो मैं इसकी आंखें निकाल दूंगी। खाला बताओ, सबा भी जिद करने लगी। मैंने कहा है ये बात अपनी फुफ्फो से पूछना तो बेहतर है। खाला, ऐसी क्या बात है जो तुम बताने से डरती हो? हिन्ना का इसरार बढ़ने लगा। खाला, तुम हमको बता दो, हम तुम्हारा किसी से जिक्र नहीं करेंगी। सबा भी रशीदा से बात उगलवाने के लिए तुली हुई थी, मगर रशीदा जुबान नहीं खोल रही थी, जिसकी वजह से हिन्ना और सबा का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। खाला बोलो ना, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा किसी से जिक्र नहीं करूँगी। ये बात हमको खाला रशीदा ने बताई है। हिन्ना और सबा का इसरार बढ़ रहा था, मगर रशीदा खामोश थी। खाला, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुम अब भी ना बताया तो मैं फिर कभी तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। हिन्ना ने आखिरी बात कह दी। बेटी, तुम जिद करती हो तो सुनो। रशीदा ने बोलना शुरू किया ही था तो सामने दरवाजे पर इसकी नज़र पड़ी तो इसका नीचे का सांस नीचे और ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया। दरवाजे में चौधरी रामनवाज खड़ा था। इसके चेहरे पर फरौनियत टपक रही थी। हिन्ना और सबा जब अपने बाप को दरवाजे में देखा तो दोनों खौफ से कांपने लगी। चौधरी रामनवाज अंदर आ गया। जैसे जैसे चौधरी रामनवाज का कदम रशीदा की तरफ बढ़ रहे थे, रशीदा को यूं महसूस हो रहा था जैसे मौत का फरिश्ता इसकी तरफ बढ़ रहा था। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।